ओके, तो नेक्स्ट हम लोगों ने, जैसे कि हम लोग अपने रिमेनिंग लेक्चर में ही देख रहे हैं कि RFLP क्या होता है। मैं आप लोगों को स्टार्ट से बताया है, उसको हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं और उसका स्टार्टअप कैसे होता है। उसके बाद हमारे पास जो एक पॉइंट आता है वो होता है ग्रोथ या इलेक्ट्रोफोर्सेस। ये क्या होता है? जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी अपने DNA के फ्रेगमेंट्स कर लिए हैं, ठीक है। उन पे EcoR1 ने उसकी स्पेसिफिक साइट पे जाके कट प्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से DNA के फ्रेगमेंट्स हो गए हैं। हर पर्सन के अंदर वो वेरी करें, डिफरेंट है उनकी लेंथ जो है। इसके बाद जो ग्रोथ या इलेक्ट्रोफोर्सेस है, ये उन्हीं फ्रेगमेंट्स को उनको सेपरेट करती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज़। मीन्स कि कुछ फ्रेगमेंट्स होती हैं जिनकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है, कुछ फ्रेगमेंट्स होती हैं जिनकी लेंथ होती है वो थोड़ी कम होती है। तो उन फ्रेगमेंट्स को ये सेपरेट करेगी, जो जिनकी लेंथ ज़्यादा है उनको एक साइड पे करेगी और जिनकी लेंथ कम है उनको एक अलग साइड पे करेगी। तो इसी को कहते हैं ग्रोथ या इलेक्ट्रोफोर्सेस। ये होता कैसे, अब इसको हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो फ्रेगमेंट्स हम लोगों ने DNA के किए हैं पहले, वो नेगेटिवली चार्ज होंगे, और जो हम लोग वो नेगेटिवली चार्ज होंगे, तो जैसे ही हम लोग उसको इलेक्ट्रोफोर्सेस ग्रोथ या इलेक्ट्रोफोर्सेस के अंदर रन करवाएंगे तो वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेंगे। वो कैसे? अब जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं पूरा प्रोसेस। अब यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो गया, मींस कि हम लोगों ने यहाँ पे DNA के फ्रेगमेंट्स लिए हैं, उनको उन पे कट प्रोड्यूस किया और यहाँ पे ये फ्रेगमेंट्स बन गए। ये दरमियान में जो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ये उसके स्पेसिफिक सीक्वेंसेस हैं, जो कि हमने VNTRs जिनको कहा है कि कुछ DNA के फ्रेगमेंट, कुछ लोगों में वो सीक्वेंसेस जो हैं वो मैनी टाइम्स रिपीट हुए हैं और कुछ में वो कम हुए, जिसकी वजह से उनकी जो स्पेसिफिक साइट्स हैं जहाँ पे EcoR1 ने आगे कट प्रोड्यूस करना था, वो उनका डिस्टेंस डिफरेंस हो गया उनका। तो जैसे यहाँ पे अब एक फ्रेगमेंट ये आ गया, इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर जो स्पेसिफिक सीक्वेंसेस थे वो 4 टाइम्स थे, और एक फ्रेगमेंट ये नीचे आ गया है, इसके अंदर इसकी लेंथ थोड़ी कम है। क्यों? इसके जो सीक्वेंस वो जो इसकी सीक्वेंस था वो सिर्फ 2 टाइम्स रिपीट हुए, मैंने एज एग्जाम्पल लिया। इसके बाद अब नीचे जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये हमारे पास है ग्रोथ या इलेक्ट्रोफोर्सेस। ये क्या है? यहाँ पे इसके साइड पे मार्कर लगे होते हैं, मींस कि यहाँ पे इनकी साइजेस बताए होते हैं। जैसे ही हम लोग अपने DNA के फ्रेगमेंट्स को इसके अंदर रन करवाते हैं, तो जिनकी लेंथ ज़्यादा है वो यहाँ पे जो मार्कर जिसकी लेंथ ज़्यादा है वो उसके सामने आ जाएगा, और जिस फ्रेगमेंट की लेंथ कम है वो उस मार्कर के सामने आ जाएगा जिसकी लेंथ कम है। तो इसको कहते हैं, ये ऐसे होता है ग्रोथ। ये कैसे होता है? जैसे कि इसकी एक टर्मिनल को हम लोग नेगेटिव साइड पे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करते हैं और एक को पॉजिटिव को। हमारे जो DNA के फ्रेगमेंट्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं, तो जैसे ही वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे तो फिर उनकी लेंथ का पता चल जाएगा कि किसकी क्या लेंथ है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है सॉदर्न प्लॉटिंग। सॉदर्न प्लॉटिंग में क्या होता है कि हम लोग जो एक पेपर लेते हैं उसके ऊपर हम लोग अपना जो हम लोगों ने यहाँ पे किया होता है, मींस कि जो उनकी लेंथ हमें पता चली होती है कि किस फ्रेगमेंट की क्या लेंथ है, उसके पूरे इमेज को हम लोग एक पेपर के ऊपर प्रिंट कर लेते हैं। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हम लोग फिर उसके ऊपर उस पेपर के ऊपर यूज़ करते हैं प्रॉप को। अब प्रॉप क्या होता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रॉप क्या होता है? जो होता है प्रॉप होता है वो DNA के सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं। जो प्रॉब होता है वो बाइंड करता है DNA को 1 को और 2 को स्पेसिफिक सीक्वेंस पे जाके। मींस के हम लोग जो प्रॉब होता है वो खुद डिज़ाइन करते हैं अपने DNA के सीक्वेंस को देख के। जो भी पर्सन ये RFLP कर रहा होगा वो पहले प्रॉब को डिज़ाइन करेगा। जैसे ही वो DNA के फ्रेगमेंट्स को लेगा DNA से, उसके सीक्वेंस के लिहाज से ही वो प्रॉब को डिज़ाइन कर सकता है। कोई और प्रॉब किसी और DNA के ऊपर यूज़ नहीं किया जा सकता। ये स्पेसिफिक है हर प्रॉब हर DNA के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रॉब आर यूज बिकॉज दे आर रेडियोएबल। क्यों यूज़ किया जाता है? ये भी क्वेश्चन है, क्योंकि ये रेडियोएबल होते हैं। when they are radioable then we can see this probe in the autoradiography। अब ये ऑटो रेडियोग्राफी है, ये उन्हीं DNA सीक्वेंस को
मोर विजुलाइज करके हमें दिखा रही होती है, मोर क्लियर करके दिखा रही होती है। तो इसलिए इसको यूज़ किया जाता है फॉर फर्दर एनालिसिस के लिए, फॉर बेटर एनालिसिस के लिए। प्रॉब इज़ अ फ्रेगमेंट डेट आर मे बी DNA और RNA, या RNA के भी हो सकते हैं फ्रेगमेंट्स, DNA के भी। और फ्रेगमेंट्स की लेंथ क्या होती है 100 to 1000 बेसिस पे अगर कोई DNA एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हम लोग प्रॉब कहेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है कि हम लोग इसके बाद इसकी एप्लीकेशंस आती हैं जो कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है आप लोगों को कि एप्लीकेशंस ऑफ RFLP क्या होती हैं, हम लोग किस लिए यूज़ कर सकते हैं RFLP को। जो हमारे पास RFLP होता है इसको हम लोग डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। किस चीज़ की डिटेक्शन? फॉर डिजीज़ डिटेक्शन। कोई भी अगर पर्सन है, अगर उसमें कोई डिज़ीज़ है तो उसके DNA को अगर हम RFLP टेक्निक के ज़रिए रन करवाएँ तो हमें पता चल सकता है कि इस पर्सन के अंदर क्या डिज़ीज़ है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि यहाँ पे एक कपल है, मीन्स के जैसे उनके फिर आगे 3 बच्चे हैं, ठीक है। एक जो है वो बॉय है होमोजाइगस, दूसरा हिट्रोजाइगस कंडीशन में, और एक उनकी बेटी है जो कि डिजीज़्ड है। यहाँ से पता चल सकता है, कैसे पता चलता है कि उनके बैंड्स को एक दूसरे के साथ क्रॉस करवाया जाता है, पेरेंट बैंड को अपने बच्चों के बैंड के साथ, तो फिर वो पता चल जाता है कि किस में डिज़ीज़ है और कौन सी डिज़ीज़ है। तो ये डिज़ीज़ डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट यूज़ किया जा सकता है फॉर पेरेंट टेस्टिंग, मीन्स के जैसे कि अक्सर औकात होता है कि आप लोगों को पता होगा कि हॉस्पिटल्स में अक्सर ऐसे होता है कि जैसे बच्चे जो हैं वो मिक्स हो जाते हैं, पता नहीं चल रहा होता है कि उनकी मदर कौन, उनका फादर कौन है स्पेशली। तो ऐसे केसेस के लिए भी RFLP टेक्निक को यूज़ किया जाता है। मींस के अगर कुछ हो सस्पेक्टेड, शक हो कि हो सकता है कि ये फादर हो सकता है इस बच्चे का, तो उसके DNA को RFLP टेक्निक में वहाँ पे उसको यूज़ करेंगे। और मदर जो सस्पेक्टेड हो, मीन्स कि ये हो सकती है उसको भी, और जो बेबी है उसको भी, उन तीनों के DNA को करेंगे तो वो जैसे ही उनके साथ मैच करेंगे बेबी के अपने पेरेंट्स के साथ, तो वो उनका हो जाएगा। इस तरह इसलिए भी यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग इसको यूज़ करते हैं फॉर सर्चिंग द क्रिमिनल्स को सर्च करने के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। वो कैसे यूज़ किया जा सकता है? अक्सर हम लोगों ने सुनना होता है कि फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो मतलब अगर कहीं पे हैं, जैसे कि अगर कोई क्रिमिनल आया है किसी को, मतलब कोई उसको किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो आगे से एग्जैक्टली रेजिस्ट तो कर रहा होगा ना जिस पर्सन को वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो उसके जो क्रिमिनल्स के वो जैसे ही रेजिस्ट करेगा जो है जिसको वो नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसके जो नाखून होंगे वो क्रिमिनल्स के बॉडी पे एग्जैक्टली अटैच होंगे। उसके नाखूनों में वो उसके कुछ सेल्स, उसके कोई बाल, कुछ ना कुछ वो रह जाता है। तो जैसे ही हम लोग उसको फिर वो निकालते हैं और फिर देखते हैं कि उसके मतलब क्रिमिनल्स भी, इस तरह पता चल जाता है। RFLP टेक्निक वहाँ पे यूज़ होती है। अब इसके कुछ ऑब्वियसली कोई भी चीज़ है, कोई भी टेक्निक है, उसको कुछ ना कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। इसको हम लोग इसके ज़रिए हमें पता चल सकता है होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स का। होमोजाइगस अब इंडिविजुअल्स कौन से होते हैं? जिसमें बोथ एलील्स आर जीनोटाइप, मीन्स के जिसमें बोथ एलील्स होते हैं वो सेम होते हैं। मीन्स अगर कैपिटल ए है तो दूसरे दोनों कैपिटल ही हों, अगर स्मॉल है तो दोनों स्मॉल ही हों, इसको कहते हैं होमोजाइगस। हेटेरोजाइगस मीन्स के उनको जो जीन पेयर है वो डिफरेंट हो, मीन्स एक कैपिटल एक स्मॉल, जैसे पीछे ही बताया है कि एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, उसको हम लोग हेटेरोजाइगस कहते हैं। जैसे एक दोनों कैपिटल हैं, ये दोनों स्मॉल हैं, तो इसको हम लोग होमोजाइगस कंडीशन कहा जाता है। इसके बाद हम लोग से कुछ डिसएडवांटेजेस भी देखते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोगों को इसके लिए एक स्पेसिफिक प्रॉप को डिज़ाइन करना पड़ता है। मीन्स कि अगर कोई पर्सन कोई स्पेसिफिक प्रॉप को डिज़ाइन नहीं कर पा रहा है, उसको नहीं करना आता, तो वो इस टेक्निक से फ़ायदा नहीं उठा सकता। ठीक है, हर
डीएनए के सीक्वेंस को देखकर ही उसका प्रॉप जो होता है वो डिज़ाइन किया जा सकता है। कोई एक अगर आप लोग प्रॉप डिज़ाइन कर लो तो उसको हर डीएनए के सीक्वेंस के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, वो नहीं काम करेगा उस पर। उसके बाद इसको जो सेकंड डिसएडवांटेज है, जो आई थिंक बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है, मतलब बहुत बड़ा है प्रॉब्लम, वो ये है कि हमें इस टेक्निक के ज़रिए कोई भी अगर अपना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना है तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा डीएनए की अमाउंट चाहिए होगी। बहुत ज़्यादा डीएनए होगा तो ही हम लोग इस प्रोसेस को कर सकते हैं, तो ही हम उस डीएनए को एग्रोथ सेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर रन करवा सकते हैं और हमें पता चल सकता है कि किसकी लेंथ कितनी है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और एक ये बहुत कॉस्टली प्रोसेस है, मींस कि चीप नहीं है, अच्छा खासा खर्चा आता है इस पर। इसके बाद हमारे पास आता है कि हम लोग इसको डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशन इन डिजीज़ स्टेट, मींस के म्यूटेशंस की डिटेक्शन को भी देखने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि ये डिजीज़ में ही आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है कि एक टर्म है MTHFR, क्या होता है? मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफ्लोरेट रिडक्टेज। ये एक डिज़ीज़ में आता है। अब ये क्या होता है हम लोग इसको देख लेते हैं। ये एक एंजाइम है जो रोल प्ले करता है फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ अमाइनो एसिड्स। जैसे कि हमें पता है अमाइनो एसिड्स हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स हैं, हमारी बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोटीन। उनकी बिल्डिंग ब्लॉक्स को अमाइनो एसिड कहते हैं और ये उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये एंजाइम मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफ्लोरेट रिडक्टेज। उसके बाद अब क्या होता है, ये सारा मैं आपको प्रोसेस बताऊँ। होमोसिस्टीन कैन डैमेज द इनसाइड ऑफ योर arteries and increase your risk of forming blood clots. This may increase the chance of heart attack. Means के होमोसिस्टीन जो है वो एक अमाइनो एसिड है जो कि डैमेज कर सकता है हमारी आर्टरीज़ को और इंक्रीज़ कर सकता है हमारे ब्लड का क्लॉट बनने को हमारे हार्ट के अंदर, हमारी आर्टरीज़ के अंदर, जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक हो सकता है। ये म्यूटेशन जो है अगर MTHFR could lead to increase the level of होमोसिस्टीन। होमोसिस्टीन का लेवल अगर हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज़ होगा तो हमारी वेंस की आर्टरीज़ के अंदर ब्लड क्लॉट्स बनेंगे। और ये कैसे इंक्रीज़ हो सकता है? अगर हमारी मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफ्लोरेट रिडक्टेज के अंदर कोई म्यूटेशन हो गई है तो ही होमोसिस्टीन का लेवल इंक्रीज़ हो सकता है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ माई टूडेज़ टॉपिक। आई होप आप सबको RFLP टेक्निक का बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और बहुत अच्छे से आप लोग उसके नोट्स भी बना सकते हैं। ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है। एंड थैंक यू।